अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा ने बीजेपी और आरएसएस पर राम मंदिर के डोनेशन को लेकर सख्त तनकीद की है। उनका कहना है कि राम मंदिर की तामीर का क्रेडिट तो लिया गया, लेकिन अवाम के डोनेशंस में दिन दहाड़े डाका जनी की गई है और इस इल्ज़ामात पर खामोशी अख्तियार की जा रही। पवन खेड़ा ने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि किसी को बचाने की कोशिश हो रही और मंदिरों के गिर्द एक बिजनेस मॉडल चलाया जा रहा। BJP's model, the RSS's model of politics in the name of faith and a business model around temples. Now, this business model around temples is daylight dacoity. It's a daylight dacoity not just of the offerings, jewelry, money, valuables that people offer to the Lord, but also dacoity of our faith, of our trust, of the confidence that we have in the trust that was constituted by the Prime Minister's office on the directions of the Supreme Court. The trust which was entrusted the task of maintenance and upkeep of the temple, of regulating all the pilgrims, of being custodians of the offerings which people made to the Lord. And that trust was constituted, as I said, by the Prime Minister's office and by the RSS. They take credit of the construction of Ram Temple in Ayodhya. Though the temple was constructed on the orders of the Supreme Court. But who is taking the credit? Narendra Modi, RSS, Amit Shah. Now when they have been caught red-handed stealing from the offerings, Prime Minister is silent. RSS is quiet. Amit Shah is absent. Who will take responsibility of this daylight robbery? Why is the Prime Minister quiet? You can't arrest junior officers, junior employees, and allow the senior people who are supposed to be watchdogs to get away scot-free. That's what is happening in Ayodhya. There is an attempt to protect someone. Whether that someone is in Delhi or Nagpur, we don't know. मेरठ में कत्ल किए गए दलित तालिब इल्म के घर वालों से मुलाकात के लिए कांग्रेस का वफ्द रवाना हो गया। इस मौके पर कांग्रेस लीडर राजेंद्र पाल गौतम ने मुतालबा किया कि मुतासरा ख़ानदान को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और एक फ़र्द को सरकारी नौकरी दी जाए। उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि SSP को गिरफ्तार करके मुअत्तल किया जाए और इसके साथ साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दीजिए, एक लाइसेंस दीजिए। और दूसरी बात, जो ये SSP हैं अविनाश पांडे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार करके सस्पेंड करो, उनको पुलिस की नौकरी से बाहर निकालो। क्योंकि अगर पुलिस का अधिकारी IPS ऑफिसर अगर गुंडाई करेगा, दबंगई करेगा, उसको दलितों में मुसलमानों में से उनको बदबू आती है। उनका व्यवहार और आचरण पुराना देखिए, कई उनकी 1-2 साल की वीडियो देखिए, किसी भी एंगल से लगेगा नहीं कि वो संविधान को मानते हैं। किसी भी एंगल से आप देखोगे तो लगेगा जैसे वो अपने आप को संविधान से ऊपर मानते हैं और गुंडों जैसा व्यवहार करते हैं। ऐसे आचरण करने वाले व्यक्ति को, जो जाति धर्म के नाम के आधार पर भी जिसके मन में नफरत पलती हो, ऐसे लोगों को तो सत्ता से बाहर कर देना, नौकरी से बाहर कर देना चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अन्यथा जो बाकी लोगों में भी ये संदेश जाएगा कि भाई ये तो जब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी अगर कानून तोड़ रहे हैं, कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, तो फिर तो आम आदमी भी लेगा। फिर लोग संविधान की इज्जत कब करेंगे? ये हमारा काम है पीड़ित परिवार से मिलना, और पुलिस को चाहिए से सम्मान मिलवाए। हम संवेदना देना चाहते हैं और हम उनको बताना चाहते हैं पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है और इस न्याय को दिलाने के लिए हम सब लोग एकजुट होकर उनके साथ खड़े हैं। दूसरी बात, हम मांग करेंगे कि उस SSP को गिरफ्तार करो। डेलीगेशन में हमारे सांसद
सम्मानित सांसद केएल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ सांसद हैं, हमारे वरिष्ठ सांसद इमरान मसूद जी हैं, हमारे सांसद तनुज पुनिया जी हैं, हमारे राज्यसभा सांसद करमवीर बौद्ध जी हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे विधायक वीरेंद्र चौधरी जी भी हैं और ओबीसी डिपार्टमेंट के नेशनल चेयरमैन अनिल जैन जी हैं। ज्ञानवापी मामले में सुलह की कोशिशों को झटका लगा है। मुस्लिम तरफ से एक पार्टी ने सेटलमेंट प्रोसेस में शामिल होने से इनकार कर दिया। इस फैसले के बाद मामले के एमिकेबल सेटलमेंट की उम्मीदों को धक्का लगा है, जबकि केस से मुतल्लिक़ कानूनी कार्रवाई अपनी जगह जारी है। 14 तारीख को तो आम सहमति के आधार पर बातचीत होनी है। 21, 23 और 25 अगस्त को एक लोक अदालत बनाई जा रही है। लोक अदालत में निस्तारण होगा, जिसमें ये ज़रूरी नहीं है कि ये बाध्यकारी भी नहीं है और हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि इसमें किसी भी स्तर पे हम लोग इस बातचीत में शामिल नहीं होंगे। लाखों वादों को निस्तारण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह का आयोजन किया है, जिसमें लाखों केसेस हैं। उनमें ज्ञानमाफी जैसे अति संवेदनशील मुकदमे भी शामिल हैं। तो ये बाध्यकारी नहीं है, एक आमंत्रण है जिसको हम लोगों ने तय किया है कि अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद इसमें किसी भी स्तर पे इस तरह के सहमति के आधार पर मुकदमों के निस्तारण के लिए नहीं जा रही है, इसलिए निर्णय ले लिया है। महबूबा मुफ्ती ने मार्टियर्स डे के मौके पर बीजेपी पर सख्त तनकीद की है। पीडीपी चीफ का कहना है कि बीजेपी ने कश्मीरियों की कुर्बानियों को हिंदू मुस्लिम मामला बना दिया। उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने जबरी हुकूमत के खिलाफ जदोजहद की, शहादत दी और वो हमेशा हमारे शहीद रहेंगे। आज जानते हैं आप, आज 13 जुलाई है। आज के दिन 22 कश्मीरियों ने श्रीनगर के सेंट्रल जेल के बाहर अपनी जानें कुर्बान की। उस वक्त का जो शख्सी राज था उसके खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, तशद्दुद के खिलाफ और हमारी कौम को बेदार किया। पर मुझे अफसोस है इस बात का कि उस वक्त पूरे मुल्क में अंग्रेजों के खिलाफ एक मुहिम चल रही थी, जिसमें उस वक्त बड़ी बड़ी शहादतें हुई। शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, शहीद अशफाकुल हक खान साहब, जिनको हम मानते हैं, हम उनको हमेशा इज्जत करते हैं, उनकी कुर्बानी को हम कबूल करते हैं, मानते हैं वो कुर्बान। मगर जहां तक कश्मीरियों की कुर्बानी का सवाल है, इसको बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम का सवाल बनाया है, डोगरा कश्मीरी का सवाल बनाया है, जम्मू कश्मीर का सवाल बनाया है। हमारे बुजुर्गों ने उस वक्त शख्सी राज के खिलाफ आवाज उठाई और शहीद हो गए और कुर्बान हो गए। जो बीजेपी जम्मू कश्मीर के लोगों के जहनों पे कदगन नहीं लगा सकती है। वो हमेशा, वो जो शहीद है, उन्होंने हमारी कौम को बेदार किया। उन्होंने हमें आज जो हम देख रहे हैं अवामी राज, इसकी बुनियाद उन्होंने डाली। तो अगर बीजेपी इससे ज्यादा भी कोशिश करेगी कि वो हमारे जहनों पे कंट्रोल करे, हमारे हीरो, वो हमारे हीरो हैं, जिस तरह श्री भगत सिंह जी, जिस तरह सुखदेव, जिस तरह अशफाकुल खान साहब, जिस तरह गांधी जी, जिस तरह उनके गोद से हीरो हैं बीजेपी के। हमारे ये 1931 में जो हमारे कश्मीरी लोग उस वक्त शहीद हो गए अवामी रूल की खातिर, वो हमारे शहीद रहे हैं और रहेंगे, चाहे कितने कदगन लगाएं, चाहे कितने कंडेदार तारे लगाएं। कल मुझे हाउस अरेस्ट किया, आज वहां पर नक्शबंद साहब के यहाँ पूरा बंद कर दिया, जगह जगह नाके लगे हैं। मुझे लगता है ये बीजेपी की ज्यादती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे जो, अगर वो हमारे शहीदों की इज्जत नहीं कर सकते, मगर कम से कम हम लोगों को ना रोके, उनको खराज अकीदत पेश कर दीजिए। शुक्रिया बहुत बहुत। वियतनाम में कश्ती हादसे का शिकार होने वाले तिरुचिरापल्ली के 3 अफराद के हवाले से MDM के MP दुराई वाइको ने कहा कि वो मुतासरा ख़ानदानों के साथ हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। उन्होंने बताया कि मरहूमीन की लाशें 1 या 2 दिन में हिंदुस्तान पहुंचने की तवक्को है। வியட்நாமில் வந்து அந்த படகு விபத்தில் கிட்டத்தட்ட 15 பேர் இறந்துருக்கிறாங்க.
10 பேர் தமிழகத்தை சார்ந்தவங்க, அதில் 3 பேர் நம்மளுடைய திருச்சியை சார்ந்தவர்கள். பாலாஜி, அழகுராஜ், ஷேக் அப்துல்லா என்ற 3 பேர் திருச்சியை சேர்ந்தவர்கள். அவங்களும் இந்த படகு விபத்தில் இறந்திருக்கிறாங்க. வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகத்துக்கு உடனடியான தகவல் சொல்லி இந்த இறந்தவங்களுடைய உடல்களை அவங்களுடைய ஊருக்கு கொண்டு வரதா இருக்கட்டும், அங்கே சிகிச்சையில் இருக்கவங்களுக்கு உரிய அந்த சிகிச்சை கொடுத்து அவங்க பத்திரமத்தி அவங்கள மறுபடியும் அவங்க தமிழ்நாட்டுக்கு கொண்டு வரணுங்கிற அந்த கோரிக்கையை வச்சுருந்தேன். நான் செவ்வாய் புதன் இந்த 2 நாட்களுக்குள்ள இறந்தவங்களுடைய அந்த உடல் வந்துடும் சொல்லி அரசாங்கம் சொல்லியிருக்கிறாங்க. உங்களுக்குமே அது தெரியும் நினைக்கிறேன். முக்கியமாக நம்ம சொல்கிறது என்னென்னா, இப்போது சில மாதங்களுக்கு முன்பு நீங்கள் இங்கே நம்ம ஜபல்பூரில் அங்கே ஒரு படகு விபத்து இதே மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட பல பேர் இறந்தாங்க. இந்த விபத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அஜாக்கிரதை காரணமாக தான் சொல்கிறாங்க. அங்கே அந்த படகு கவுந்தது சரி, கவுந்ததுக்கப்புறம் அந்த மீட்கப்பட்டவங்களுக்கு உண்டு அந்த உரிய அந்த முதல் உதவி ஃபஸ்ட் எய்ட்னு சொல்லுவாங்க, அது அந்த காலதாமதம் ஆனதுனால தான் இந்த இறப்புகளோட எண்ணிக்கை கூடியிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. சுற்றுலாவுக்கு போகிற பயணிகள் வெளிநாடாக இருந்தாலும் சரி, நம்ம உள்நாட்டில் போனாலும் சரி, ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். அந்த உரிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் இருக்கான்னு நம்ம பார்க்கணும். நம்ம இந்தியாவில் நடந்த சில மாதங்களுக்கு நடந்த விபத்தில் அந்த படகு விபத்தில் அந்த இறந்தவங்க வீட்டுக்கு போகும்போது அதை தப்பிச்ச ஒரு சிறுவன் அவன் சொல்கிறான், எனக்கு அந்த லைஃப் ஜாக்கெட் எங்களுக்கு கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு, படகு அது கவரும்போது அந்த தண்ணியில் உள்ளே வந்த பிறகு தான் அந்த லைஃப் ஜாக்கெட்டை கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இது போன்ற சாதாரண விஷயங்கள் எல்லாருமே இப்போ எல்லாருக்கும் கல்வி அறிவு இருக்குது, எல்லாம் பார்க்குறோம். ஒரு சுற்றுலா இடத்துக்கு போகும்போது அதுக்குண்டான பாதுகாப்பு அங்கே இருக்காங்கிறது முக்கியமாக பெரியவங்க அவங்க கண்டிப்பாக இதை கடைபிடிக்கணும். அப்படி இல்லாததை கொஞ்சம் தவிர்க்கணுங்கிறதா என்னுடைய ஒரு இந்த நேரத்தில் ஒரு வேண்டுகோள். மற்றபடி இப்போ இன்றைக்கி அந்த இறந்தவங்களுடைய இல்லங்களுக்கு நான் போகிறேன். நான் இந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு உரிய ஆறுதலும் சரி, அவங்களுக்கு அந்த உடல்களும் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த காலதாமதம் இல்லாமல் நாளைக்கு அல்லது நாளானைக்கு வந்துடும் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதுக்கு நான் கூட பக்கபலமாக இருந்து அந்த குடும்பங்கள் ஆறுதலாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने कर्नाटका के मिनिस्टर प्रियंक खड़गे के आरएसएस की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के मुतालबे पर तनकीद की। उनका कहना है कि अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाने के लिए गैर मुतल्लिका मुद्दे उठाए जा रहे हैं। ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇಕಾಗ್ಯದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಡ್ರಗ್ದವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿಲಿಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು ನೀವು ಅಂತ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೇಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರು RSS ಬೈದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅವರಿಗೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅವ್ರ ಉತ್ತರ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಹೇಳ್ಯಾರ ಸಂಘದ ಪ್ರಮುಖರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ನಡೆದ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಾಗ ಒಂದು ಗಾದಿ ಮಾತದ, ಅಷ್ಟ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಹೊಳೆ ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡೊಣ್ಣೆ ನಾಯಕನ ಅಪ್ಪಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಂದು ಇಲ್ಲ, ಸಂಘದವ್ರು ಎಷ್ಟು ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಏನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಪ್ರಮುಖರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಜಿ ಅವರು ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಇನಫ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರನೇ ಕೊಡಬಾರ್ದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಯಾರು ನೋಬಡಿ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ಹಿಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಚೈಲ್ಡಿಶ್, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂದಿವಿ. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ನೋಡಿ ಆಗ್ಯದ. 100 ವರ್ಷ ಆಗ್ಯದ. ಮತ್ತೆ ಈ 100 ವರ್ಷದಾಗ ಇವ್ರಂಗ ABCDFDHI ಅನ್ನ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸಂಘದ ಪಾಲಿಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅಥವಾ ಸಂಘದ ಐಡಿಯಾಲಜಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತ ಅನೇಕ ಸಂಘಟನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸಂಘ ಇರ್ಬೋದು, ಕಳೆದ ಅನೇಕ ವರ್ಷದಿಂದಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್, ಐ ಆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಟೆಲಿಂಗ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಪ್ಲೈ ಹಿಮ್. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने मेगा प्लांटेशन ड्राइव के तहत मॉडल टाउन इलाके में पौधे लगाकर मुहिम का आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करने और माहौल को बेहतर बनाने की अहमियत पर भी जोर दिया। में मास प्लांटेशन ड्राइव के तहत लगातार वृक्षारोपण के कार्यक्रम चल रहे हैं। माननीय देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा
इस मास प्लांटेशन ड्राइव की शुरुआत 7 जुलाई को की गई थी और दिल्ली सरकार ने अपना एक पोर्टल के माध्यम से जन भागीदारी के लिए दिल्ली के लोगों को आमंत्रित किया था, जिन्होंने अपने लिए टाइम स्लॉट उस पोर्टल पे बुक कराया और जितने चिन्हित स्थान थे वहां आकर के उन्होंने प्लांटेशन ड्राइव शुरू किया। मुझे खुशी है कि आज यहां पर मॉडल टाउन विधानसभा में लगभग 1100 पेड़ लगाने का काम यहां मेरे साथ में यहाँ की सभी RAAs, यहाँ के सभी लोग जन भागीदारी के साथ में कर रहे हैं और इस पूरे एरिया में जहाँ जहाँ भी हमको खाली स्पेस दिख रही है यहाँ पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। यहाँ सेंटर वर्ज में, मेट्रो के नीचे, दोनों तरफ साइडों में और हजारों लोग यहाँ पे साथ में जुड़े हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ आप सभी को और निवेदन करती हूँ दिल्ली की जनता से कि ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली में पेड़ और पौधे लगा करके अपनी दिल्ली को क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली बनाने के लिए सहयोग करें। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जनता दर्शन के दौरान आवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि शिकायत को जल्द से जल्द और मौसर हल यकीनी बनाए जाएं। राम मंदिर डोनेशन एम्बेजलमेंट केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिटिशनर अजय राय के वकील ने कहा कि ये मामला लाखों भक्तों के जज्बात और अकीदे से जुड़ा हुआ। उनका कहना है कि इल्ज़ामात का हल ना निकला तो भक्तों के भरोसे और आस्था को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। Matter is going to be heard by the Supreme Court today, and this matter has inherent sensitivity, not because some offence is committed only. This is inherently sensitive because the larger victim base involved, comprising the millions of devotees who have donated money to the trust. And if innocence or guilt of the suspected stay unresolved, it will damage, irreparable damage, cause to the irreparable damage to the faith of the trust of the millions of devotees. We have prayed for to the Honorable Court a multidisciplinary CBI-led investigation into the matter. Keep the finger crossed, hope for the best. We should remember Bhagwan Sri Ram, bow down to the lotus feet of Sri Ram, Loka Viramam, Ranarangadhiram, Rajivanetram, Raghuvanshanatham, Karuna Rupam, Karuna Karantam, Sri Ramachandram, Sharanam Prapadde. Jai Shri Ram. कर्नाटका बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट BY विजेंद्र ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सूखा मुतासरा किसानों को हर एकड़ के लिए 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाए। उनका कहना है कि खुश्क साली से मुतासर किसानों को फौरन राहत फराहम करना ज़रूरी है। ಬೀದರ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಯಚೂರು ಇರ್ಬೋದು, ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು, 12% ಅಷ್ಟು ಮಳೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿನೇ 30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ ಆಗದೇನೆ ರೈತರು ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಯ ಅಭಾವದಿಂದ ತೊಗರಿ, ಸೂರ್ಯಪಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಹತ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿತ್ತನೆ ಆಗದೇನೆ ಇವತ್ತು ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು, ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರು, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ರೈತರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಆಗ್ರಹ ಪಡಿಸ್ತೇನೆ. ಮೊನ್ನೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೂಡ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಭವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿದೆ, ಹಿಂದೆ ಭಾಜಪ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಬಹಳ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ತತ್ಕ್ಷಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ತತ್ಕ್ಷಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಸುಮಾರು 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು
ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೋ ಏನೋ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಚಕಾರವೂ ಕೂಡ ಎತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ತತ್ಕ್ಷಣ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಮುಖೇನ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೀದರ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿನ ಕೂಡ ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸ್ತೇನೆ. उन्नाव से बीजेपी एमपी साक्षी महाराज ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के इफ्तिताह के मौके पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी की क़यादत में उत्तर प्रदेश भर में तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर तेज़ी से काम हो रहा। महाराज जी, आज कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का रक्षा मंत्री और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उसका उद्घाटन करेंगे और उन्नाव में उसका इनॉग्रेशन भी होगा। किस तरीके से देखते हैं उत्तर प्रदेश विकास के लिए एक्सप्रेसवे? भारत के भाग्य विधाता यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चौमुखी विकास करा रहे हैं। मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करूंगा मोदी जी का, आदरणीय नितिन गडकरी जी का, मुख्यमंत्री जी का। एनएच के मामले में सारे हिंदुस्तान में उन्नाव नंबर 1 पर है और एक से एक अच्छा, चाहे गंगा एक्सप्रेसवे हो, चाहे उन्नाव से लालगंज वाला एनएच हो, और चाहे ये पुराना अपना एनएच हो कानपुर से लखनऊ वाला। और आज जिसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं वो लखनऊ से उन्नाव और कानपुर को जोड़ने वाला, बहुत समय से प्रतीक्षा हो रही थी इसकी। पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के आने की संभावना थी, व्यस्तता कारण उनके निर्देश पर आज लोकार्पण होना है। तो जो लखनऊ से कानपुर की दूरी 1.5 घंटे की थी वो आज के बाद 35 मिनट में होने वाली है। देश को गति मिलेगी, जनता को गति मिलेगी और ये पुराने एनएचएस की भीड़ कम होगी, एक्सीडेंट भी कम होंगे। इसके लिए प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और आदरणीय योगी जी का, माननीय राजनाथ सिंह जी का और माननीय नितिन गडकरी जी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, आप उन्नाव के सांसद हैं। जब से आप सांसद बने हैं उन्नाव का विकास भी हुआ है। एक अब गंगा एक्सप्रेसवे के बाद जब कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे है, कितनी टीएमसी एमपी कीर्ति आज़ाद ने राम मंदिर डोनेशन केस को लेकर बीजेपी पर सख्त इल्ज़ामात लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि इस मामले में हुकूमत की मुकम्मल मदाखलत है और एक बहुत बड़ा स्कैम दबाया जा रहा। कीर्ति आज़ाद ने कहा कि ये सिर्फ चोरी नहीं बल्कि डाकाज़नी है। उन्होंने ये भी दावा किया कि अयोध्या के बीजेपी मेयर को ज़मीन से मुतल्लिक़ केस में कानून का सामना करना पड़ेगा। पूरा इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का है, एसआईटी बनाई हुई है। राम मंदिर में जो डकैती हुई, चोरी नहीं हुई, डकैती हुई। अब तो नई नई चीजें सामने आ रही हैं। जो आरोपी हैं जिन्होंने पैसा निकाला, उन्होंने पहले अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को दे दिया, फिर अपने बैंक में ट्रांसफर कर लिया, शेयर्स खरीद लिए, म्यूचुअल फंड खरीद लिए। अब तो ये तो कितने तक जाएगा किसी को मालूम नहीं, कितने करोड़ों का ये घोटाला है। जमीन खरीद में तो इनका मेयर है अयोध्या का, बीजेपी का फंस जाएगा। 1 करोड़ की जमीन 10 करोड़ में, 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में। ये सब कहते हैं एसआईटी के दायरे में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये सारी चीजें तो आएंगी ना। और इन्हीं के आदमी ने कहा था कि 40% कमीशन ली जा रही थी जब राम मंदिर बनाया जा रहा था। उसमें तो नृपेंद्र मिश्रा थे चेयरमैन। इनकी बातें क्यों मानूं मैं?
तो यह सारी चीजें सामने आएंगी। ये बहुत बड़ा घोटाला है, इसको दबाया जा रहा है। एसआईटी को पूरा देखना चाहिए ना। जमीन घोटाले को आप नहीं देखोगे, जो कमीशन 40-40% ली गई जब मंदिर बन रहा था उसको नहीं देखोगे, तो एसआईटी में आप करोगे क्या फिर? ये सभी चीज तो समग्र रूप से देखना चाहिए ना। शिवसेना यूबीटी एमपी संजय रावत ने सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वांगचुक की भूख हड़ताल का 16वां दिन लेकिन हुकूमत खामोश है। संजय रावत ने सवाल उठाया कि क्या हुकूमत उनकी जान लेना चाहती है। उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के पास बैरून मुल्क दौरों के लिए वक्त है, मगर वांगचुक के मसले पर बात करने का वक्त नहीं, जो एक इंतहाई संगीन मामला है। सोनम वांगचुक को 16 दिन हो गए अनशन पर बैठे। कहाँ है सरकार? क्या वो सोनम वांगचुक का जान लेना चाहते हैं? सोनम वांगचुक का साधारण व्यक्ति, सोनम वांगचुक एक बहुत बड़े पर्यावरणवादी शिक्षण तज्ञ है, पद्मश्री है। हाँ, और क्यों अनशन को बैठे हैं? तो भाई धर्मेंद्र प्रधान आपके जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनके कार्यकाल में तो भ्रष्टाचार हुआ। नीट जैसे राष्ट्रीय परीक्षा के पेपर लीक हो गए, बहुत से बच्चों ने आत्महत्या की, उनका जीवन उद्ध्वस्त हो गया। उनके लिए उनका अनशन चालू है। कोई ना कोई सरकार की तरफ से बातचीत तो करनी चाहिए। मोदी जी विदेश में घूम रहे हैं, लेकिन वांगचुक के बारे में सोचने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। ये बहुत ही गंभीर बात है और बहुत ही अमानुष है। फिलहाल बस इतना ही। इसी के साथ हाईटेक न्यूज का नेशनल और इंटरनेशनल खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।